गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कंपेयर करना हम लोग सीख रहे थे, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ईडीजी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी ईडीजी और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ईडब्ल्यूजी बढ़ाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, प्लस का दोस्त प्लस और माइनस का दोस्त माइनस। जब भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर क्वेश्चंस आए, सबसे पहले अप्रोच में आपके दिमाग में आना चाहिए सेंट्रल एटम, उसके बाद आना चाहिए जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट, फिर आना चाहिए डीएनपी रूल। क्यों? आपको पता है डिस्टेंस नंबर पावर रूल में डिस्टेंस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, इसलिए हमेशा पहले डिस्टेंस चेक करोगे, फिर नंबर और फिर पावर। डन है कहानी। आज बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस और करेंगे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन नंबर है बेटा लिख देना, लास्ट क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस और ये ओ माइनस। यहां पर आपके पास फ्लोरो, यहां है क्लोरो, यहां 2 क्लोरो और यहां NO2। बताइए इसमें से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? जल्दी से सॉल्व करिए। पहले सेंट्रल एटम देखना है, सबको आना चाहिए भाई साहब। पहले क्या देखना है? सेंट्रल एटम से पहले माइंड किसी और चीज को रीड ना कर जाए। सेंट्रल एटम बेटा देखोगे तो सब जगह सॉल्व कर लिया होगा आपने पॉज करके। सेंट्रल एटम सब जगह बिल्कुल सेम है, बोलो हाँ है ना। सेंट्रल एटम सेम है तो आप देखोगे जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट। ये पूरा ग्रुप माइनस आई है, किसकी वजह से है? बोलो फ्लोरीन। ये पूरा का पूरा माइनस आई है, किसकी वजह से? क्लोरीन। पूरा माइनस आई किसकी वजह से? क्लोरीन और क्लोरीन की वजह से। ये पूरा माइनस आई कौन से ग्रुप की वजह से? NO2 की वजह से माइनस आई है। तो सब ग्रुप में मैंने लिख दिया है। अब मुझे बताओ माइनस माइनस का दोस्त या दुश्मन? दोस्त होता है। मतलब आपकी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी यहां पर किस वजह से? EWG ग्रुप की वजह से। अब सब दोस्त हैं तो पहले दोस्त के लिए क्या देखेंगे? डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस, सेंट्रल एटम को 1 मानते, 1 2 पर 1 2 पर 1 2 पर 1 2 पर, डिस्टेंस सब जगह सेम, कोई आंसर नहीं आ पाया सर। अब नंबर की बारी है, यहां माइनस आई 1 है, 1 है, 2 है। जितने माइनस आई होंगे ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी होगी बेटा ज्यादा। तो कौन जीता? जल्दी से बोल दो। सी की स्टेबिलिटी ज्यादा आ गई किससे? A, B, D से, क्योंकि A, B, D में सभी की डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। अब A और B, D में आगे चलेंगे। अब पावर की बात करेंगे। पावर में अगर आपको पता हो तो पावर फ्लोरो, क्लोरो और NO2 ग्रुप में से किसकी माइनस आई पावर ज्यादा है? NO2 ग्रुप की। जिसकी माइनस आई पावर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि ये दोस्त है, दोस्त की पावर ज्यादा होनी चाहिए। तो बोलिए क्या आंसर आएगा? डी। फिर आएगा आपका आंसर A, फिर आएगा B। अगर आप सबको मिला दोगे तो आंसर क्या मिला आपको? जल्दी से बोलो। C, D, A, B। यही आया होगा आपका भी आंसर, बिल्कुल सही। अरे समझ में आया क्या? कितना आसान क्वेश्चन है। सेंट्रल एटम, जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट और डीएनपी रूल फिक्स है, माइंड में ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जल्दी से लिख दीजिए जिसने नहीं लिखा है पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा शानदार। यहां आपके पास फ्लोरो, O माइनस, क्लोरो, यहां आपके पास O माइनस, फ्लोरो और यहां आपके पास O माइनस और ये क्लोरो। इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना प्यारे बच्चों? सेंट्रल एटम। जल्दी से सॉल्व करिए, 20 सेकंड में आपको देता हूं, पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए और फिर सॉल्यूशन देखना है। डायरेक्ट जल्दी से सॉल्यूशन नहीं देखना है ना, पहले सॉल्व करिए खुद से। क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। सॉल्व कर लिया होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एटम O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस। सर सेंट्रल एटम यहां पर सब जगह सेम है। जुड़ा हुआ ग्रुप का इफेक्ट, पूरा ग्रुप एल्काइल ग्रुप नहीं है, न्यूट्रल है। एल्काइल ग्रुप के अलावा सभी न्यूट्रल। माइनस आई, ये पूरा ग्रुप माइनस आई, मजे से। ये पूरा ग्रुप माइनस आई, बट किसकी वजह से बना? फ्लोरो, मतलब फ्लोरीन की वजह से बना, इसलिए मैंने यहां पर फ्लोरो के ऊपर ही माइनस आई लिखा है। या क्लोरो के ऊपर क्या लिख दूंगा? माइनस आई। क्या आपको समझ में आ रही है बात? तो ये सारे के सारे ग्रुप क्या हो गए? माइनस आई। और मुझे पता है, अब मैं चलूंगा कि कौन स्टेबिलिटी बढ़ाता है, कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। स्टेबिलिटी में पता लगा ये सबके सब दोस्त हैं, क्योंकि सबके सब EWG ग्रुप है। और दुश्मन कौन होते हैं? EDG। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्टेंस, फिर नंबर और फिर पावर। पूरी क्लास साथ दे मेरा। डिस्टेंस 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3। डिस्टेंस ये नजदीक है, दोस्त की डिस्टेंस नजदीक होनी चाहिए। A, B की स्टेबिलिटी C, D से ज्यादा है। कितना आसान है। अब A और B में चेक करूंगा, यहां C और D में चेक करूंगा।
ए और बी में चेक करोगे नंबर बिल्कुल सेम है, तो यहां कोई आंसर नहीं आ पाएगा, तो आगे चलेंगे। अब पावर की बात करेंगे, पावर फ्लोरो की ज्यादा है क्लोरो से -i, इसलिए ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा है। ये ऑर्डर आ ही रहा है पहले से। सी और डी में फिर से डिस्टेंस सेम, नंबर भी सेम, तो अब इसमें पावर चेक करेंगे क्योंकि यहां तो नंबर सेम है। सी में नंबर 1 है और डी में भी नंबर 1 है, दोनों में से फ्लोरो की -i पावर क्लोरो से ज्यादा है, इसलिए प्यारे बच्चों कौन जीत जाएगा यहां पर जीतेगा कौन? सी और डी में से सी जीत जाएगा, किससे? डी से। तो ओवरऑल आंसर आपका क्या मिलेगा, जल्दी से बोल दो, ए बी सी डी। ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है इस इंटरमीडिएट का, जो आपका एक एनायन है। ये आपका कार्बन आयन नहीं है क्योंकि नेगेटिव चार्ज कार्बन पर नहीं है, ये एक एनायन बोलेंगे इसको, है ना। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता तो कार्बोकेटायन बोलता, और कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उसे कार्बेनायन बोलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, जो भी क्वेश्चन नंबर चल रहा है पॉज कर लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पूरी क्लास। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यहां आपके पास जुड़ा हुआ है कुछ इस प्रकार, COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस और COO माइनस, ये आपके पास है, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, यहां मान लेते हैं यहां फ्लोरो जुड़ा हुआ है, यहां क्लोरो जुड़ा हुआ है और यहां NO2 जुड़ा हुआ है। इनको मुझे स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखिए जहां पर मैं क्या कर रहा था, सेंट्रल एटम आपका O- था, यहां आप ऐसे मान सकते हो आपका सेंट्रल ग्रुप COO माइनस, COO माइनस, ये ग्रुप है, CO माइनस एक ग्रुप है, वो सब जगह कैसा आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। तो जब सेंट्रल ग्रुप या सेंट्रल एटम सब जगह सेम आता है तो हम क्या देखते हैं, जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट। बोलो, तो इस ग्रुप का इफेक्ट जल्दी से बता दो। एल्काइल ग्रुप है सर, एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट होता है +i, तो मैंने यहां +i लिख दिया। ये इसका इफेक्ट बता दो, ये -i हो गया, सब बोलो, ये -i हो गया, बहुत बढ़िया, और ये इसकी वजह से -i हो गया। क्या आपको बात समझ में आया? ये सबके सब क्या हो गए, -i इफेक्ट हो गया। अब मुझे पता है ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब एनायन है, और ये आपके पास एनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, अब ये चेक कर लो। तो अगर मैं यहां स्टेबिलिटी की बात करूं तो क्योंकि ये आपका सेंट्रल ग्रुप एनायन है, तो आप सेंट्रल ग्रुप एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो, इसलिए स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, EWG ग्रुप बढ़ाएगा, और EDG ग्रुप क्या करेगा बेटा, कम करेगा। तो यहां मैं लिखूंगा 1/EDG। क्या आपको समझ में आया है? याद रखना एक बात, सेंट्रल ग्रुप का कभी भी इफेक्ट नहीं देखते, सेंट्रल ग्रुप से जुड़े हुए एटम का या ग्रुप का इफेक्ट देखा जाता है। मतलब यहां पर जो सेंट्रल एटम है या सेंट्रल ग्रुप है उनका इफेक्ट मत देखना कि सर ये +i है -i है, नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, सेंट्रल ग्रुप और सेंट्रल एटम का इफेक्ट नहीं देखते। इफेक्ट किसका देखते हैं, जुड़े हुए ग्रुप का, कि जुड़ा हुआ ग्रुप +i है या -i है, वो आपको देखना है। तो जुड़ा हुआ ग्रुप, ये तो आपके सेंट्रल ग्रुप सब जगह सेम हो गए, जो भी इनका इफेक्ट है वो सब जगह सेम हो गया। अब जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट देखने वाला हूं, जुड़े हुए ग्रुप के इफेक्ट में ये तो मिला +i, बाकी सब मिले -i। अब मुझे बताओ, ये दुश्मन बाकी सब दोस्त हैं, दुश्मन वाले को सबसे लास्ट में भेज दो, तो ए सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया। अब इन तीनों की बात कर रहे हैं, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको बार बार DNP लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी आपकी। सबसे पहले डिस्टेंस 1 2 1 2 1 2, डिस्टेंस सब जगह क्या मिली, सेम। अब देखेंगे डिस्टेंस के बाद नंबर भी सब जगह क्या मिला, सेम। अब क्या देखेंगे, पावर। बताओ फ्लोरो, क्लोरो और NO2 में से किसकी पावर ज्यादा, NO2 की। तो सबसे अच्छा दोस्त NO2 वाला है, मतलब D की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर A की, और फिर C की, A की नहीं, गलत बोल दिया, D के बाद आएगा B, D के बाद आएगा B, है ना, ये तो सबसे लास्ट में पहुंच चुका है, और फिर आएगा आपका C, फिर आएगा आपका C, और फिर आएगा लास्ट में A। तो आंसर क्या है आपका, DBCA। कितना आसान है, A सबसे लास्ट में पटक दिया, D सबसे पहले क्योंकि NO2 सबसे पावरफुल -i रखता है, फिर फ्लोरो का -i होता है, फिर क्लोरो का -i होता है, और ये +i सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया, सबसे कम स्टेबल हो गया। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया मजे से? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पॉज करके आराम से पूरी कहानी लिख दीजिए। आपको याद रखना है सेंट्रल ग्रुप सेम है तो उसके इफेक्ट को देखने की जरूरत नहीं है। अब सेंट्रल ग्रुप सेम हो गया तो अब जुड़े हुए ग्रुप को हमें देखना है, जुड़े हुए ग्रुप का क्या इफेक्ट है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए आपके पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, यहां आपके पास COO माइनस, यहां क्लोरो जोड़ दिया, COO माइनस, यहां भी क्लोरो जोड़ दिया। अब मुझे इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो जल्दी से बताइए फिर से। ये जो सेंट्रल ग्रुप है वो दोनों जगह सेम है, तो जो भी इफेक्ट होगा इसका बिल्कुल सेम हो गया है। अब जुड़े हुए ग्रुप का, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप नहीं है,
ये एल्काइल ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें क्लोरीन है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप माइनस आई है। तो किसकी वजह से माइनस आई बना है? जिसकी वजह से माइनस आई बना है उस पर लिख दूंगा मैं माइनस आई। सेम कहानी, ये पूरा ग्रुप आपका माइनस आई है, किसकी वजह से बना है? साथ बोलो, क्लोरो की वजह से बना है माइनस आई। तो मैंने क्लोरो पर क्या लिख दिया? माइनस आई लिख दिया। अब मुझे बताओ, अब आपको पता है कि हमें आई इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इस माइनस आई में पहले तो देखूंगा डिस्टेंस, फिर देखूंगा नंबर। तो यहां से चला तो दो डिस्टेंस है, एक तो ये वाली डिस्टेंस है और एक ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, इस Cl की। इस ग्रुप से अगर स्टार्ट करोगे तो एक बार ऐसे डिस्टेंस चेक कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। यहां से इस ग्रुप से इस Cl की डिस्टेंस चाहे आप ऐसे चेक करो चाहे ऐसे करो, दोनों साइड से क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो वो क्या कहता है, अगर किसी ग्रुप की दो डिस्टेंस हो तो आई इफेक्ट के कंपैरिजन के लिए हमेशा आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम वाली डिस्टेंस को लेना है। कौन सी वाली को लेना है? कम वाली डिस्टेंस को। तो क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कम है तो कंपैरिजन के लिए हम इसको कंसीडर करेंगे। मतलब कौन सी वाली डिस्टेंस को देखना है आपको? कम वाली डिस्टेंस को। तो ये वाली डिस्टेंस आपको कंसीडर करनी है। तो इसको फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर जुड़ा हुआ है। यहां से इसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर जुड़ा है। चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, सेम बात है। तो यहां डिस्टेंस ज्यादा है, यहां डिस्टेंस कम है और ये दोस्त है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। क्या आपको पॉइंट समझ में आया आसानी से? अगर आपके पास साइक्लिक सिस्टम में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और वहां दो डिफरेंट टाइप की डिस्टेंस आ रही है उस ग्रुप की, उस कॉमन ग्रुप से, तो उस वाली डिस्टेंस को लो जो शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटी है, कम है। दिमाग में सेट होगी कहानी। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि यहां डिस्टेंस कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा आने वाली है। क्या पॉइंट बैठ गया दिमाग में? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बेटा, आंसर बताना सब लोग। आपके पास है ये, आपके पास है CS3 COO माइनस, CS3 CH2 COO माइनस, CS3 CH3 COO माइनस, CS3 CH3 COO माइनस। इसको बताना है आपको किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। सेंट्रल ग्रुप जिसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहा है वो बिल्कुल सेम है। जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट देखना पड़ेगा। अब इसका प्लस आई एल्काइल ग्रुप है, ये 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है और बढ़ गया प्लस आई, ये 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है और बढ़ गया प्लस आई, और ये आपका 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है और बढ़ गया प्लस आई। और आपको पता है स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? EWG बढ़ाता है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की, और घटाता कौन है? EDG। और यहां सबके सब EDG हैं, सबके सब दुश्मन है। सबसे पहले डिस्टेंस, सब ग्रुप की, ये ग्रुप है आपका मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस सेम पोजीशन पर जुड़े हुए हैं सभी के सभी, है ना। ये ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर, ये ग्रुप भी डायरेक्ट, ये ग्रुप भी डायरेक्ट। फिर देखेंगे आप क्या, या मैं पहले बता चुका हूं, ये सारी बातें आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। इस केस में हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप का प्लस आई 2 डिग्री से ज्यादा होता है, और 2 डिग्री का प्लस आई 1 डिग्री से ज्यादा होता है, और 1 डिग्री का प्लस आई मिथाइल से ज्यादा होता है। तो बताओ प्यारे बच्चों, इस केस में प्लस आई सबसे ज्यादा, तो सबसे बड़ा दुश्मन ये हो गया। तो बताइए कौन जीता स्टेबिलिटी में? सबसे ज्यादा जीत गया A, फिर B, फिर C और फिर D, क्योंकि पावर में 3 डिग्री की प्लस आई पावर सबसे ज्यादा होती है। क्या पॉइंट दिमाग में बैठ गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, जितने में भी मैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस ओनली आई इफेक्ट पर बेस्ड हैं। बट आगे हम कुछ और इफेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ा रहा था, हम 3 तरह के इफेक्ट पढ़ने वाले, M इफेक्ट, H इफेक्ट और I इफेक्ट। तो जितने भी क्वेश्चन हैं अभी मैं आई इफेक्ट पे करा रहा हूं, बट आगे दोबारा से ये एप्लीकेशन रिपीट होंगे, बट उस केस में आपके एप्लीकेशंस में M इफेक्ट भी लगेगा, H इफेक्ट भी लगेगा और I इफेक्ट भी लगेगा। ये बात आप ध्यान में रखें। तो अभी आपको जब तक मेरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म नहीं होता तब तक आपको सीट सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सीट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सभी इफेक्ट्स को मिलाकर के दिए गए हैं। ओनली आई इफेक्ट पर बेस्ड इंप्लीकेशंस में कुछ क्वेश्चंस बहुत कम दिए गए हैं। तो अगर आप सारे क्वेश्चंस को केवल आई इफेक्ट सोच करके सॉल्व कर दोगे तो आपका सवाल का आंसर कुछ अलग आएगा, जबकि वहां इफेक्ट कुछ और भी लग रहा होगा। तो तब तक मैं ना कहूं तब तक सीट सॉल्व ना करें। प्यार से केवल आई इफेक्ट पर एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूं, कॉपी की एक लाइन आपको याद कर लेनी है। फिर से जब आएंगे तब आगे की बात आगे बताऊंगा। चलो नेक्स्ट चलें क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन नंबर है वो लिख देना बेटा। आपके पास कुछ इस प्रकार से है, यहां पर नेगेटिव चार्ज, बड़े शानदार क्वेश्चन है ये। यहां पर नेगेटिव चार्ज,
और यहां पर नेगेटिव चार्ज, इनकी स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करनी है। तो पहले आपका जो एटम है जिसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हो नेगेटिव चार्ज की, वो मैंने चेक किया, वो सब जगह आपको क्या मिला, बिल्कुल सेम मिला। सेंट्रल एटम आपका सेम है क्योंकि कार्बन कार्बन है। सेंट्रल एटम सेम होने के बाद अब आप चेक करोगे जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट। मैंने कहा था डबल बॉन्ड का इफेक्ट क्या होता है, जल्दी से बोलो, माइनस आई। विनाइल ग्रुप जो होता है मैंने सिखाया था ना, ये इसका इफेक्ट क्या है, माइनस आई है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप के अलावा जितने भी न्यूट्रल स्पीसीज हैं उनका लगभग इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई। तो मैं आपसे पूछूं, ये डबल बॉन्ड है, इसका एक माइनस आई ग्रुप है, यहां 1 और 2 माइनस आई ग्रुप हो गए, यहां पूरा एक ये माइनस आई, एक ये माइनस आई, एक ये माइनस आई। आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर रिंग में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द रिंग अगर बढ़ेंगे तो माइनस आई पावर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पाई बॉन्ड माइनस आई इफेक्ट लगाता है। तो जैसे जैसे आपके डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे माइनस आई पावर भी बढ़ती जाएगी, ऐसा आप ध्यान में रखें। तो आपको पता है माइनस माइनस का दोस्त होता है, तो यहां एक ही माइनस आई पावर है, यहां 2 माइनस आई पावर है और यहां 3 माइनस आई पावर है, तो स्टेबिलिटी CBA की स्टेबिलिटी आ गई। दिमाग में बैठ गया सवाल आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, पहले आप जब भी मैं सवाल लिखा करूं आप 20 सेकंड के लिए पॉज कर लिया करो और उसको क्वेश्चन को सॉल्व अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो, फिर सॉल्यूशन देखा करो। तो यहां आपके पास है पॉजिटिव, यहां आपके पास है पॉजिटिव और यहां आपके पास पॉजिटिव। सेम क्वेश्चन है, बस नेगेटिव की जगह पर मैंने यहां पर पॉजिटिव लगा दिया है। बताओ सेंट्रल एटम सब जगह कैसा मिला, सेम मिला। सेंट्रल एटम तो जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट देखेंगे, यहां क्या लगेगा बोलो, 1 माइनस आई, यहां 2 माइनस आई, और क्योंकि अभी दुश्मन है जितने माइनस आई ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ गई सबसे ज्यादा, ए की, फिर बी की और फिर सी की। क्या आपको पॉइंट समझ में आया है पूरा, बोल दीजिए जल्दी से, डन है कहानी। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, बना लेना इसको भैया, है ना, दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। जितने डबल बॉन्ड रिंग में होंगे ज्यादा उतना माइनस आई पावर होगी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये भी बढ़िया सवाल है। पहले मैं इसको एक फॉर्म में लेता हूं, दूसरी फॉर्म में कैटायन वाले फॉर्म में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और किसकी स्टेबिलिटी कम है। पहले खोपड़ी में आना चाहिए सेंट्रल एटम, उससे पहले कुछ और नहीं आना चाहिए, सेंट्रल एटम आना चाहिए। सेंट्रल एटम चेक करो, चलो सेंट्रल एटम क्या है, सेम है, सेंट्रल एटम सेम है। अब देखोगे क्या, जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट, ये भी एल्काइल ग्रुप पूरा, ये भी एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप, तो इसका भी इफेक्ट क्या हो गया, प्लस आई, इसका भी क्या इफेक्ट हो गया, प्लस आई, इसका भी क्या इफेक्ट हो गया, प्लस आई, सबका इफेक्ट क्या हो गया, जल्दी से बोलो, प्लस आई। यहां कितने दुश्मन, 3, जबकि यहां दुश्मन नंबर में कितने, 1 प्लस आई और ये दूसरा प्लस आई, क्योंकि ये भी पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप है और ये भी एल्काइल ग्रुप है। यहां 2 दुश्मन है, यहां 3 दुश्मन है, और दुश्मन क्या करते हैं, स्टेबिलिटी कम करते हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी बेटा, ज्यादा आ जाएगी। क्या आपको पॉइंट समझ में आया, क्योंकि यहां नंबर ऑफ प्लस आई ज्यादा है, यहां नंबर ऑफ प्लस आई कम है। पॉइंट सेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसकी थ्योरी आगे देखेंगे। अभी पहले इस क्वेश्चन को देखिए, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। पहले तो आपकी खोपड़ी में जो मैंने पढ़ाया है उसको जल्दी से सोचिए और आंसर बताइए क्या आने वाला है, बोलिए बोलिए। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो तो आपने क्वेश्चन में ये सेंट्रल एटम आपका कैसा है, सेम है। सेंट्रल एटम सेम है तो जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट यहां क्या लगेगा, प्लस आई, बहुत बढ़िया, यहां भी प्लस आई, बहुत शानदार, यहां भी प्लस आई, यहां 1 प्लस आई, यहां 2 प्लस आई। और आपको पता है जितना प्लस आई ज्यादा होगा, अभी दुश्मन है या दोस्त है, ये दोनों दोस्त हैं, प्लस का दोस्त प्लस होता है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई बढ़ाता है घटाता है, बढ़ाता है, तो ये प्लस ये भी प्लस। अब मुझे बताओ, आप यहां 3 प्लस आई है और यहां 2 प्लस आई है, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि 3 प्लस आई वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, ये ऑर्डर आएगा, और ये आंसर आपका गलत है। अब क्यों गलत है वो कारण मैं आपको सिखाता हूं, प्लीज ध्यान सुन लेना। यहां पर ए और बी में से स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए ग्रेटर देन बी गलत है। सही क्या है वो हमें एक रूल पढ़ना पड़ेगा, उस रूल के बाद फिर से मैं इस पॉइंट पर आऊंगा। जितने भी तरह के पॉइंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनते हैं वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा। बड़े प्यार से आप कॉपी की एक एक लाइन बड़े मजे से पढ़ते रहिए, कोई डाउट आता है तुरंत पूछिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्यों ये गलत हुआ, और उसका रीजन है एक रूल, और उसे कहते हैं ब्रेड्स रूल। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेड्स रूल। अब ब्रेड्स रूल क्या है
उसे समझाने के लिए मैं पहले आपको एक पॉइंट सिखाता हूं। वैसे मैंने आपको ये IUPAC में आपको सिखाया है, फिर भी थ्योरी को जनरेट करने के लिए मैं आपको पॉइंट ये दोबारा से सिखाना चाहता हूं। आपके पास मान लीजिए दो रिंग है, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है। अगर आप इन दोनों को रिंग को जोड़ना चाहते हो तो पहला तरीका जोड़ने का कुछ इस प्रकार से हो गया। ये इस तरीके में हमने क्या किया, इस तरीके में हमने इन दोनों रिंग को इस तरीके से जोड़ा कि इसके जितने भी कार्बन हैं वो और इस रिंग के कार्बन में से कोई भी कार्बन कॉमन नहीं है। मतलब इसके कार्बन अलग है 6 के 6 और इसके कार्बन अलग है, कोई भी कार्बन कॉमन नहीं है। तो इसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब इसका अलग और इसका अलग, पूरा मतलब इसके सभी कार्बन अलग हैं और इसके सभी कार्बन अलग हैं। ये हमारा कोई काम का नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। दूसरा तरीका, अगर आपको इस तरीके से जोड़ा जाए कि एक कार्बन दोनों रिंग में कॉमन हो, दोनों रिंग को ऐसे जोड़ूं कि एक कार्बन कॉमन हो, तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड या स्पाइरो सिस्टम। इसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। और इसे बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। और जो कार्बन कॉमन होता है उसे बोलते हैं स्पाइरो सेंटर, स्पाइरो सेंटर। ये मैं बात बता चुका हूं आपको, कहां पर? IUPAC में। फिर से हम देख रहे हैं स्पाइरो सेंटर। तो वर्ड ध्यान रखना, अगर दो रिंग को ऐसे कनेक्ट किया जाए जिसमें एक कार्बन कॉमन हो तो आप उसे कहना स्पाइरो सेंटर। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या ये स्पाइरो सेंटर है या नहीं है, जल्दी से बताओ। दो रिंग है, इन दोनों रिंग में एक कार्बन कॉमन है, मतलब ये कार्बन इसका भी है और ये कार्बन इसका भी है। जब एक कार्बन दोनों रिंग में कॉमन हो तो आप तुरंत उसे कहना स्पाइरो कंपाउंड। अगर आप दो रिंग को ऐसे जोड़ते हो, ध्यान सुन लेना, दो रिंग को ऐसे जोड़ते हो कि उनमें एक से ज्यादा कार्बन कॉमन आते हैं। कितने? एक से ज्यादा कार्बन कॉमन आते हैं। जैसे मैं इस रिंग में बोलूं तो ये वाला कार्बन आपको दिख रहा होगा और ये वाला कार्बन इस रिंग में भी है और इस रिंग में भी है। तो ये एक से ज्यादा कार्बन कॉमन हो दो रिंग में, जब दो रिंग को ऐसे जोड़ा जाए तो उस कंपाउंड को बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो याद रखना, बाईसाइक्लो कंपाउंड का मतलब है ऐसे सिस्टम जिसमें दो रिंग को ऐसे जोड़ा जाए कि इसमें एक से ज्यादा कार्बन कॉमन हो तो आप उसे बोल देना बाईसाइक्लो कंपाउंड। कोई कार्बन कॉमन नहीं हो, इसके सारे कार्बन और इसके सारे कार्बन अलग अलग हो तो उसे बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। एक कार्बन कॉमन हो तो स्पाइरो कंपाउंड और एक से ज्यादा कार्बन कॉमन हो तो बाईसाइक्लो कंपाउंड। जैसे मैं आपसे पूछूं, यहां मुझे बताओ जल्दी से सोच करके, आपसे पूछा जाए, देखो एक रिंग तो आपको ये नजर आ रही है, ये वाली दिख रही है क्या? ये वाली रिंग, अरे नजर आ रही, मैं येलो से बना देता हूं। एक रिंग तो आपकी ये हो गई और एक रिंग आपकी ये हो गई। देखो कैसे, यहां से व्हाइट में ये वाली ऐसे ले सकते हो, ये रिंग हो गई, ठीक है। तो आपके पास दो रिंग है। अब ये दोनों रिंग में ये वाला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन क्या है? कॉमन है। नजर आ रहा है क्या? ये कार्बन कॉमन है। कितने कार्बन कॉमन है? 3 कार्बन कॉमन है, एक से ज्यादा। तो ये कंपाउंड भी आपका कैसा हो गया? बाईसाइक्लो कंपाउंड है ये भी, ठीक है। तो आप स्पाइरो, बाईसाइक्लो और आइसोलेटेड सिस्टम आप आराम से पहचान सकते हो। डन है कहानी। अब देखिए, जैसे जो कार्बन कॉमन होता है एक कार्बन, उसे बोलते हैं हम स्पाइरो सेंटर। ऐसे ही ध्यान सुनना, आपके पास बाईसाइक्लो कंपाउंड में जितने भी कार्बन कॉमन है, वर्ड सुनना, मैं आपको एक लाइन दे रहा हूं, जितने भी कार्बन कॉमन है उन सभी कॉमन कार्बन में से दो कार्बन, केवल दो ही होंगे, केवल दो ही होंगे, दो कार्बन ऐसे होंगे कि, जैसे एक चीज और देख लो आप, पहले मैं आपको वर्ड देना चाहता हूं जो दो कार्बन के बारे में। तो देखो, अगर मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं, ध्यान सुनना, अगर मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं तो आपके पास कितने पाथ हैं? हमेशा कितने रास्ते हैं? तो एक पाथ तो ये हो गया, एक पाथ ये हो गया और एक पाथ ये हो गया। इसे बोलते हैं ब्रिज। तो इसे बोल दो ब्रिज 1, आप बोल सकते हो, या ब्रिज 1 बोल देते हैं, ब्रिज 1। इसे बोल देते हैं ब्रिज 2 और इसे बोल देते हैं ब्रिज 3, ठीक है ना। तो हमेशा बाईसाइक्लो कंपाउंड में 3 ब्रिज होते हैं। देखो 3 ब्रांच होती हैं, 1, 2 और 3। हमेशा बाईसाइक्लो कंपाउंड में कितने ब्रिज होंगे? 3 ब्रिज होंगे। अब लाइन सुनना, अगर आप के पास जितने भी कार्बन कॉमन हैं, उन कॉमन कार्बन में से अगर आपके पास दो कार्बन ऐसे होंगे और दो ही होंगे जिनसे आप डायरेक्ट तीनों ब्रिज पर जा सकते हो, तो उन दोनों कार्बन को आप कहते हो ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं उनको? ब्रिज हेड कार्बन। जैसे मैं आपसे पूछूं, यहां तो दो ही कार्बन कॉमन है, तो ये कार्बन से आप इस ब्रिज पर, इस ब्रिज पर और इस ब्रिज पर डायरेक्ट जा सकते हो, इसलिए इस कार्बन को बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलेंगे? ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। ऐसे ही
ये वाला कार्बन भी क्या हो गया आपका, ब्रिज हेड कार्बन। आपके पास बाइसाइक्लो कंपाउंड में हमेशा 3 रास्ते होते हैं, 3 ब्रिज होते हैं। उन तीनों ब्रिज पर जिस कार्बन से आप डायरेक्ट जा सकते हो तो आप उससे बोलना कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन। और बाइसाइक्लो कंपाउंड में हमेशा 2 ही ब्रिज हेड कार्बन होते हैं। ये सीधी लाइन थी और प्यारी लाइन। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं, आपके पास जितने भी कॉमन कार्बन है, ये आपके पास कॉमन कार्बन है 3। इस कार्बन से आप डायरेक्ट तीनों ब्रिज पर 1, 2, तीनों ब्रिज पर जा सकते हो बिल्कुल। तो ये आपका ब्रिज हेड कार्बन हो गया, शॉर्ट में लिख देता हूं ब्रिज हेड कार्बन। डन है कहानी। अगर मैं आपसे पूछूं इस कार्बन से क्या आप डायरेक्ट इस ब्रांच पे जा सकते हो, नहीं, पहले आपको या तो यहां जाना पड़ेगा, तो ये आपका ब्रिज हेड कार्बन नहीं है। बट इस कार्बन से आप ऐसे ऐसे और ऐसे तीनों कार्बन पर ही जा सकते हो। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ब्रिज हेड कार्बन। क्या आप बता पा रहे हो, इन तीनों में से ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या है आपका, ब्रिज हेड कार्बन है। पॉइंट सेट हो गया आपको। बाइसाइक्लो कंपाउंड में आपको 3 ब्रिज होते हैं और 2 ब्रिज हेड कार्बन होते हैं। ब्रिज हेड कार्बन वो होते हैं जिनसे आप डायरेक्ट तीनों ब्रिज पर जा सकते हो। जैसे आप मुझे एक क्वेश्चन और बताइए जल्दी से, यहां ले लेता हूं। आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप मुझे बताइए, एक रिंग तो देखो आपकी ये हो गई, दिख रहा है आपको ये रिंग, एक रिंग ये हो गया पूरा, एक रिंग ये हो गया, ठीक है। तो 2 रिंग है, 2 रिंग में ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन ये कॉमन है, तो ये आपके कॉमन कार्बन हो गए। 3 ब्रिज होते हैं, ब्रिज कौन सा, एक ब्रिज तो कौन सा हो गया बेटा, ये एक ब्रिज तो ये हो गया, ये कार्बन है ना, एक ब्रिज ये हो गया, एक ब्रिज ये हो गया और तीसरा ब्रिज ये हो गया, 3 ब्रिज हैं। अब ऐसे कार्बन बताओ जिनसे आप डायरेक्ट तीनों ब्रिज पर जा सकते हो। इस कार्बन से अगर मैं बोलूं तो इस पर भी डायरेक्ट, इस पर भी डायरेक्ट, इस पर डायरेक्ट जा सकता हूं, तो ये आपका हो गया ब्रिज हेड कार्बन। इससे डायरेक्ट नहीं आ सकते, पहले आपको यहां जाना पड़ेगा इस ब्रिज पर जाने के लिए। बेटा इससे भी नहीं जा सकते, इससे भी नहीं जा सकते, आप इससे जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये भी आपका क्या हो गया, ब्रिज हेड कार्बन। क्या आपको पॉइंट समझ में आया। इस ब्रेड्स रूल को समझने के लिए आपको 2 पॉइंट दिमाग में रखने हैं, कौन कौन से, ब्रिज हेड कार्बन और बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है, यह बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। जल्दी से पूरी जो स्लाइड में मैंने लिखा है वो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। 3 तरह से आप रिंग को जोड़ सकते हो, लिख दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन में लेके चलता हूं, जल्दी से पॉज करके लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो। लिख लिया बच्चों, चलो देखिए, यहां मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड बाइसाइक्लो कंपाउंड है, जल्दी से बोलो। इसमें 1 ब्रिज 2 ब्रिज 3 ब्रिज हैं, और 3 ब्रिज में 1 2 3, एक से ज्यादा कार्बन कॉमन है, तो ये आपका क्या हो गया, बाइसाइक्लो कंपाउंड हो गया। जबकि ये सिंपल आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड नहीं है, क्योंकि एक ही रिंग है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसे हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या आपको पॉइंट समझ में आया है। ये आपका ब्रिज हेड कार्बन है, जबकि ये आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड है, जबकि ये आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड नहीं है। अब इसमें ब्रेड्स रूल क्या कहना चाहता है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अब मैं आपको सिखाता हूं ये ब्रेड्स रूल होता क्या है। तो ब्रेड्स रूल देखिए, सबसे पहले प्लीज सुनना ध्यान से, पहली लाइन आप ध्यान रखना बेटा, ब्रेड्स रूल बाइसाइक्लो कंपाउंड में लागू होता है। और बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं मैं आपको ये सिखा चुका हूं। तो मैं आपको एक बाइसाइक्लो कंपाउंड मैंने ये लिया, और आप चेक करिए क्या ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, बिल्कुल है सर। 2 रिंग आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई है कि उनमें एक से ज्यादा कार्बन कॉमन है, तो ये बाइसाइक्लो कंपाउंड हो गया। और बाइसाइक्लो कंपाउंड के ये दोनों कार्बन ब्रिज हेड कार्बन है। कैसे कार्बन बेटा, ब्रिज हेड कार्बन है। तो ब्रेड्स रूल क्या कह रहा है कि किसी भी ब्रिज हेड कार्बन की संकरण अवस्था sp2 संभव नहीं है। अगर बाइसाइक्लो कंपाउंड में किसी भी ब्रिज हेड कार्बन की संकरण अवस्था sp2 हो तो उस तरह के सिस्टम को आप हाईली अनस्टेबल बताना। ब्रेड्स कहता है कि sp2 संकरण अवस्था ब्रिज हेड कार्बन पर संभव नहीं है। तो आपके पास ये आपका ब्रिज हेड कार्बन है, वो कहना चाहता है इसकी sp2 संकरण अवस्था कभी भी संभव नहीं है। अगर sp2 संकरण अवस्था होती है तो आप उस तरह के सिस्टम को बोलना हाईली अनस्टेबल सिस्टम है। इस तरह का सिस्टम क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। बट आप कहेंगे सर कौन से केस में ब्रिज हेड कार्बन की संकरण अवस्था sp2 होगी, तो वो कहता है जब भी आपके ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए। चेक करो, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp2 संकरण अवस्था। या फ्री रेडिकल आए, फ्री रेडिकल भी कभी भी संकरण अवस्था में भाग नहीं लेता, तब भी संकरण अवस्था sp2 होगी। और पाई बॉन्ड आए तब भी संकरण अवस्था क्या होगी बेटा, sp2 होगी। क्या क्या हो, आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो या पाई बॉन्ड हो, तो उस केस में आप तुरंत कहना वहां पर संकरण अवस्था sp2 हो जाएगी। और जब संकरण अवस्था sp2 हो जाएगी तो वहां पर ब्रेड्स रूल लागू होगा।
और लागू होगा तो आप तुरंत कह देना इस तरह का सिस्टम क्या होता है, हाईली अनस्टेबल बोल देना है। क्या बोल देना, हाईली अनस्टेबल। कितना आसान है। जब भी ब्रिज हेड कार्बन के किसी भी कार्बन की संकरण अवस्था आपको sp2 दिखे तो आप तुरंत कह देना, क्या कहोगे कि इस प्रकार का सिस्टम हाईली अनस्टेबल है। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखो ब्रेड्स रूल हाईली अनस्टेबल। डन है कहानी। नेक्स्ट, बट इसमें थोड़ी सी बात आपको ध्यान में एक और रखनी पड़ेगी, वो क्या है मैं वहां बताना चाह रहा हूं। देखिए ध्यान से, आपके पास फिर से एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड, इस पर फिर से आप मान लीजिए फ्री रेडिकल या पॉजिटिव चार्ज है ना, या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ये भी ब्रिज हेड कार्बन है, दोनों के दोनों, ये और ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है। जैसे ही ब्रिज हेड कार्बन होगा इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी बेटा sp2। क्या हो जाएगी, जल्दी से बोलो, sp2। तो इस केस में वो कह रहा है कि यहां पर ब्रेड्स रूल लागू नहीं होता। अब नहीं होता मतलब ऐसा क्या हुआ सर कि ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड और वो भी बाईसाइक्लो कंपाउंड है, यहां ब्रेड्स रूल लग रहा है और वहां ब्रेड्स रूल नहीं लग रहा है। मतलब ये चीज स्टेबल है, ये बन सकता है, बट ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये बन सकता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, बट ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हाईली अनस्टेबल है। अब पूरा सुने, ब्रेड्स रूल के लिए एक बात तो ध्यान में रखनी है आपको, बाईसाइक्लो कंपाउंड होना चाहिए। और दूसरी बात उसके साथ साथ क्या रखनी है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड के किसी भी वलय में कार्बन की संख्या 8 और 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब हमेशा कार्बन की संख्या हर एक किसी वलय में चेक कर सकते हो आप, 8 से हमेशा कम होनी चाहिए, तभी ब्रेड्स रूल लगेगा। अगर किसी वलय में कार्बन की संख्या 8 से ज्यादा हो गई या 8 हो गई तो उस केस में यह ब्रेड्स रूल लागू नहीं होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4 5 कार्बन है इस वलय में, इसमें 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन, ये भी 5 कार्बन, और आपको कि सर मैं तो इसको वलय मानूंगा, ये भी तो एक वलय है, देख लो, ये भी वलय मान सकते हो, ये ऐसे मान सकते हो, ऐसे ही मान सकते हो, आप कैसे ही मान लो। आपके पास जितनी वलय आपको दिख रही हैं उन सब में कार्बन की संख्या 8 से कम होनी चाहिए। अगर आप ऐसे भी लेते हो तब भी 6 कार्बन हो रहे बेटा, सभी वलय में कार्बन की संख्या 8 से कम है, अतः यहां ब्रेड्स रूल लागू होगा। अगर वलय में कार्बन की संख्या 8 से ज्यादा होगी तो वहां ब्रेड्स रूल नहीं लगेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाली वलय मान रहा हूं मैं, तो कितने कार्बन हो गए इसमें, 10 कार्बन। तो यहां नंबर ऑफ कार्बन क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन्स ग्रेटर देन क्या है बेटा, 8 कार्बन है, 8 कार्बन से ज्यादा है, अतः यहां पर ब्रेड्स रूल लागू नहीं हो रहा है। जबकि यहां नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स आपके लेस देन 8 हैं, क्या है, 8 कार्बन से कम है, इसलिए यहां पर ब्रेड्स रूल लग रहा है। 3 बातें, बाईसाइक्लो कंपाउंड में लगता है, परंतु बाईसाइक्लो कंपाउंड की किसी वलय में कार्बन की संख्या 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसे बोल दो, 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 8 से कम होनी चाहिए। अगर वलय में किसी वलय में कार्बन की संख्या 8 और 8 से ज्यादा हो जाए तो आप कहना वहां कहीं ब्रेड्स रूल नहीं लगेगा, और इस तरह के मॉलिक्यूल को आप बोल सकते हो ये हाईली अनस्टेबल नहीं है, हाईली अनस्टेबल नहीं है। जबकि इस तरह का सिस्टम आप तुरंत बोल लेना हाईली अनस्टेबल है। अब पॉइंट में पढ़ाता हूं, इस नियम के अनुसार बाईसाइक्लो कंपाउंड के किसी भी ब्रिज हेड कार्बन की संकरण अवस्था sp2 संभव नहीं है जब तक किसी भी एक वलय में कार्बन की संख्या 8 और 8 से ज्यादा न हो जाए। जब तक संभव नहीं है बेटा, जब तक आपके किसी वलय में कार्बन की संख्या 8 और 8 से ज्यादा ना हो जाए। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा ये ब्रेड्स रूल क्या होता है। अब मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से था क्वेश्चन आपका, और यहां ऐसे था, अरे ये तो बाईसाइक्लो कंपाउंड है सर, और बाईसाइक्लो की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है सर, और इसके वलय में किसी भी वलय में नंबर ऑफ कार्बन सर 8 से कम है, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा, तुरंत मैं लिख दूंगा ब्रेड्स रूल लागू होगा, और ब्रेड्स रूल लगते ही मैं कहूंगा हाईली अनस्टेबल। क्या बोलूंगा, हाईली अनस्टेबल। कितनी आसान बात है, हाईली अनस्टेबल, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी यहां ज्यादा। यहां आई इफेक्ट नहीं देखेंगे बेटा, है ना, क्या नहीं देखेंगे, आई इफेक्ट नहीं देखेंगे। ब्रेड्स रूल क्या कर देगा, इसको हाईली अनस्टेबल कह देगा। 3 बातें फिर से छोटी सी बात में रिवाइज कराना चाहूं। बाईसाइक्लो कंपाउंड, हर एक वलय में कार्बन की संख्या चेक करो, 8 से कम आनी चाहिए, और ब्रिज हेड कार्बन की sp2 संकरण अवस्था दिखे तुरंत कहना ब्रेड्स रूल लगेगा, और हाईली अनस्टेबल बोल देना सिस्टम को। क्या आपको पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब मैं आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन सिखा रहा हूं बेटा, नंबर 2 इंडक्टिव इफेक्ट पर, और वो है
एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या है बेटा? कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, और वो है बी एप्लीकेशन। और बी क्या है? कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। शॉर्ट में हम बोलेंगे A.S, और इसे हिंदी बोलेंगे अम्लीय सामर्थ्य की तुलना। क्या बोलेंगे? आप लिख सकते हो हिंदी चाहो तो, क्या लिखेंगे? अम्लीय सामर्थ्य की तुलना। अब आज एक बात बताओ, जब भी आप हेडिंग को बड़े प्यार से देखो तो हेडिंग क्या कह रही है कि सर मुझे बताओ कि अम्ल क्या होता है, सर मुझे बताओ अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है, सर मुझे बताओ कि अम्लीय सामर्थ्य कैसे ज्ञात करते हैं। सारी कहानी बैठ गई। अम्ल क्या है, अम्लीय सामर्थ्य क्या है, और अम्लीय सामर्थ्य की कैसे तुलना की जाती है। यह बात हमें ध्यान में रखनी है, इसी पर हमें बातें करनी है। तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूं अम्ल की डेफिनेशन। हिंदी बोले तो एसिड, अंग्रेजी बोले तो एसिड, और हिंदी बोले तो अम्ल। ये हो गया अम्ल की परिभाषा। सुने, आपको बहुत सारी डेफिनेशन फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, एसिड बेस थ्योरी, वहां सारी परिभाषा लिखा जाएंगी। इस साइंटिस्ट ने ऐसे बोला, इस साइंटिस्ट ने ऐसे बोला। यहां मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। एसिड का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए H+ दाता। जो भी H+ दाता होगा उसे आप अम्ल बोल देना। जो भी लॉन पेयर ग्राही होगा उसे आप अम्ल बोल देना। सिंपल सी कहानी। H+ दाता को आप बोलते हैं अम्ल, और लॉन पेयर ग्राही को आप बोलते हैं अम्ल। डन है कहानी। अब अम्लीय सामर्थ्य क्या है बेटा? अम्लीय सामर्थ्य का मतलब अम्ल की ताकत। अब अम्ल की ताकत मतलब कि H+ दान करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी, लॉन पेयर ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी। ये उसकी सामर्थ्य हो गई। अब अम्लीय सामर्थ्य को ज्ञात कैसे करते हैं वो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। तो चलो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं एक एसिड ले लेता हूं बेटा, और वो एसिड है आपके पास Ha। मैंने यहां लिख दिया एसिड, ठीक है। अब एसिड क्या करता है प्यारे बच्चों? H+ दान करता है, तो इसने H+ दान कर दिया, लो दान हो गया। अब क्योंकि HA के बीच में ऐसा बॉन्ड है, पहले मुझे बताओ ये आयन तभी तो बने होंगे, मैंने आपको सिखाया है आयन उस बंध के विखंडन से बनते हैं जब बंध विश्वास रूप से तोड़ा जाता है। तो इस H+ बना है, इसका मतलब आयन बने हैं, और आयन बनने के लिए बंध कैसे टूटा है बेटा? विश्वास रूप से। एक छोटी सी बात और बता दूं, मास्टर को सीक्वेंस बनाने के लिए एक छोटी से छोटी बात भी बतानी पड़ती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले कभी ये पॉइंट नहीं पढ़े होते हैं, तो उनको एकदम डायरेक्ट पॉइंट पर नहीं जाएंगे तो उनको बातें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं सारी सीक्वेंस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉइंट टू पॉइंट रखता हूं। अगर आपको पॉइंट पहले से ही पता है तो बड़े मजे से कहानी की तरह सुनते रहिए, अगर नहीं पता है तो सीखने को मिल ही रहा है। सबसे पहले ये एसिड H+ डोनेट करेगा, जब प्लस की फॉर्म में जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास रह जाएंगे? A के ऊपर। तो यहां पर बन गया H+ और ये बन गया A-। पहली बात, किसी भी एसिड से H+ हटाने के बाद जो भी स्पीशीज बनता है उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। और इसे हम हिंदी में कहते हैं संयुग्मी क्षार। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? संयुग्मी क्षार। तो पहले आपके पास क्या बन गया? H+ हटाएंगे तो आपको मिलेगा संयुग्मी क्षार। ये संयुग्मी क्षार बन गया। अब लाइन सुने आगे, क्योंकि H+ और A- में क्योंकि विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लग के दोनों आपस में पास पास आएंगे तो आपस में दोबारा से बॉन्ड बना सकते हैं और वापस आ जाएंगे। तो एक बात पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखें, सभी अम्ल क्षार अवक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइन सभी अम्ल क्षार अवक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, ये लाइन आप तुरंत इसके बाद जब भी आप लिखो इसके तुरंत बाद साइड में लिख लेना। पॉइंट आगे चलते हैं। वो कहता है अम्लीय सामर्थ्य को, किसी भी अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य को इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुग्मी क्षार। शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, C.B है ना, शॉर्ट में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? संयुग्मी क्षार। तो मैं अंग्रेजी वाला टर्म यूज कर रहा हूं। किसी भी अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य को इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी नियंत्रित करती है। क्या लाइन शानदार बोलिए, फिर से बोलो। किसी भी अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य को उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंट्रोल करती है। क्यों करती है? देखो इस तरीके से, अगर इसकी स्टेबिलिटी होगी ज्यादा, क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी ज्यादा तो क्रियाशीलता होगी कम। जब क्रियाशीलता होगी कम तो H+ से रिएक्शन करेगा कम। जब H+ से रिएक्शन होगी कम तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कम, और पात्र में H+ बचेंगे ज्यादा। जब ज्यादा H+ होंगे तो वो प्रबल अम्ल होगा, क्योंकि जो ज्यादा H+ देता है वो कैसा अम्ल माना जाता है? प्रबल अम्ल कहलाएगा। कहानी सेट हो गई। अब अगर उल्टा बोलूं, A- की स्टेबिलिटी होगी कम स्टेबिलिटी, अंडरलाइन कर दो माइंड में, A- की स्टेबिलिटी होगी कम तो क्रियाशीलता होगी ज्यादा, तो H+ से रिएक्शन करेगा ज्यादा, तो H+ खाएगा ज्यादा,
पात्र में H प्लस बचेंगे कम और अम्लीय सामर्थ्य हो जाएगी कम। तो सीधी सीधी कहानी, ये A माइनस की स्टेबिलिटी मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी निर्धारित करने वाली है इस HA की एसिडिक स्ट्रेंथ। इसलिए आपके दिमाग में जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए शॉर्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की क्या आनी चाहिए आपको, स्टेबिलिटी आपके दिमाग में आनी चाहिए। मतलब कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये बात आपको अम्ल क्या है, अम्लीय सामर्थ्य क्या है, और अम्लीय सामर्थ्य के लिए हमें क्या करना होता है, कॉन्जुगेट बेस बनाना होता है और उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना होता है। जल्दी से आप ये सारे पॉइंट बनाइए, फिर मैं आपको पॉइंट बताता हूं कि अम्लीय सामर्थ्य कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब बोले तो हाउ टू सॉल्व सवाल, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हाउ टू सॉल्व सवाल। बना लिया, पॉज कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए आराम से, वो लाइन जरूर लिख देना, क्या अम्ल क्षार अवक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, लिखा। चलें नेक्स्ट, अब है कैसे हमें अम्लीय सामर्थ्य पर सवाल सॉल्व करना। ये अपनी शानदार लाइन होगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि आपको पता है पूरी नीट एग्जाम डिपेंड करता है स्पीड पर। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी ऑर्गेनिक में कि मुझे करना क्या है। तो हाउ टू सॉल्व सवाल में स्टेप वन में लिखिए H प्लस हटाओ, पहले जल्दी से लिख दो इसको, हाउ टू सॉल्व सवाल लिखा। स्टेप फर्स्ट, H प्लस हटाओ कॉन्जुगेट बेस बनाओ, H प्लस हटाओ कॉन्जुगेट बेस बनाओ। स्टेप सेकंड, बने कॉन्जुगेट बेस को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सजाओ। स्टेप सेकंड, बने कॉन्जुगेट बेस को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सजाओ। स्टेप थर्ड, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा कॉन्जुगेट बेस, जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही अम्लीय सामर्थ्य का क्रम होगा, वही अम्लीय सामर्थ्य का क्रम होगा। डन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी अम्लीय सामर्थ्य आपसे पूछी जाए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा अम्लीय सामर्थ्य ज्ञात करने की कॉन्सेप्ट और उस पर बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।